और अब बात कर लेते हैं अभी मंजरनामे पर छाए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है, मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टेरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात तो लाया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशंस चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है। वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो टीटीपी वाले कर रहे हैं और बीएलए कर रहे हैं वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो ये और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इश्यू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस एससीओ के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपके नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए यार जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। और मैं आपको बताऊं सेटलमेंट चाइना के साथ होगी, रूस के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, आप देखिएगा। ये यूरोपियंस जो है ना इनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ जाएंगे। जी, टू मच कंफ्यूजन, बट एट द सेम टाइम वो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करने का इरादा रखते हैं, उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना रहे हैं। इससे क्या होगा सेठी साहब? अब आप देखिए, एक तरफ वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जंगें जो हो रही हैं उनको मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज दे, मैं सारी जंगें खत्म करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वो कहता है कि मैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर तो ये डोनाल्ड ट्रंप है आपके लिए। तो इसलिए आई थिंक यू शुड नॉट टेक डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली। वो हर किस्म के चाल चलता है कि ये भी कामयाब हो जाए, ये हो जाए, कभी ब्लफ मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अब इसकी क्या सेंस है?
दिस नॉनसेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कर देना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और ये भी कांग्रेस के पूछे बगैर। कांग्रेस के अप्रूवल तो चाहिए होती है इस किस्म की चीजों के लिए, मगर उसको कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त रिपब्लिकन्स लेटे हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो रिपब्लिकन्स मोहरे लगाई जा रहे हैं उसके ऊपर। तो बट आई डोंट थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट। ये सारे सिग्नलिंग है, ये कोई खास इसकी अहमियत नहीं है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, इक़दामात कम कर रहे हैं, और अब जो जिस नौइयत के हालात हो चुके हैं और आलमी बरादरी जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कार्ड्स बाकी नहीं रहे। आने वाले दिनों में इंडिया के लिए भी अभी पोजीशन क्लियर होती नज़र नहीं आ रही। और अब आपके सवालात करेंगे शामिल। युगांडा से फरीद नासिर। इंडोनेशिया में आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी क्या वजह है? कोई रजीम चेंज हो रही है या कोई मामला दूसरे हैं जो बज़ाहिर पसे पर्दा हैं और आम दुनिया के सामने नहीं आ रहे? इसका तो बस मुख्तसर से सवाल दूंगा, बिकॉज फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इंडोनेशिया की इंटरनल सियासत डिस्कस करनी पड़ेगी। लुब्बे लबाब ये है जी कि एक साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल के लिए, एक उनके साहिबजादे हैं, एक ऑपोजिशन लीडर थे। वो ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अपनी पार्टी छोड़ के वो चले गए हैं प्रेसिडेंट साहब की पार्टी के अंदर, और अभी ये जो इलेक्शन होने जा रही है उसमें वो खड़े हो गए हैं एज प्रेसिडेंट, और मुका कर लिया विद द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो 10 साल के बाद अब फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने अपना बेटा दे दिया उसको एज रनिंग मेट। तो अब जो एक्स ऑपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट साहब का बेटा, वो प्रेसिडेंट साहब की पार्टी जो है ना उसको लीड करेंगे, और वो अब खड़े हो रहे हैं फॉर इलेक्शन। और ऑपोजिशन जो है वो सुकार्नो की जो साहिबजादी हैं, सुकार्नो पुत्री, वो परेशान है क्योंकि रिगिंग हो रही है। और ये आप पाकिस्तानियों को तो पता है जब इस किस्म की चीज होती है तो किस तरीके से सियासत का रुख मोड़ती है। इसलिए इंडोनेशिया में भी बड़ी इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर गए हैं और अब अगली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहां शोर पड़ गया कि इलेक्शन रिगिंग की तैयारियां हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तो ये है, इससे ज्यादा कोई साजिश नहीं है। इस डर्टी पॉलिटिक्स ऑल ओवर अगेन, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड सो ऑन। वो अब जो साहब प्रेसिडेंट है वो 10 साल से ज्यादा रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना बेटा को फिट कर दिया उसके अंदर। तो आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे तफसील से बात करते रहेंगे जैसे सिचुएशन आगे जाती है इंडोनेशिया में। खालिद अवैस साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सवाल आपके तजर्बे को सामने रखते हुए कि जो कि आप चीफ मिनिस्टर केयर टेकर रहे पंजाब के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या आप समझते हैं कि जो आजकल जो बहस नए सूबों के बारे में छिड़ी हुई है, नए सूबे बनने से क्या हमारी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा, या जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, खास तौर पे जबकि मकामी हुकूमतें जो कि फंक्शनल नहीं हैं और हमारी कमजोर मईशत, क्या ये बोझ बर्दाश्त करेगी, और क्या ये गवर्नर्स के फेलवर्स तो नहीं होंगे इससे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये शोशा छोड़ा गया है प्रोविंसेस को समझाने के लिए, 4 प्रोविंसेस को, कि आप बिहेव करें। एनएफसी अवार्ड उसको रिवाइज करना है, बड़ी ज़रूरत है उसकी। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम आपको तोड़ देंगे और नई प्रोविंसेस बना लेंगे, फिर उनको संभालना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो सारे डिपेंडेंट होंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक किस्म की आप समझें कि मीडिया के अंदर एक प्रेशर टैक्टिक है। कोई 12 सूबे कोई नहीं बनने। ये वक्त नहीं है इस किस्म की नई कंट्रोवर्सी को आगे ले जाने का। ये इसी हद तक थी। बहुत मसाइल हैं नए सूबे बनने में, और ये इधर नहीं जाएगी। वो सिर्फ ये चाहती है कि एनएफसी अवार्ड जो है वो जो है उसको रिवाइज कर लिया जाए, और ये जो 4 सूबे हैं ये मान जाए इस बात को। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई इश्यू है। अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, आप जरूर पढ़िएगा उसको। एक्स गवर्नर है इशरत हुसैन साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, एडवाइजर भी रहे हैं, बहुत तजर्बाकार शख्स हैं, और उन्होंने बहुत सी स्टडी की है। उन्होंने एक मजमून भी बड़ा अच्छा सा लिखा है जो बताता है कि इस वक्त ये टाइमिंग भी ठीक नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली शोशा छोड़ा गया है, ताकि इस वक्त सिंध वाले जो तंग कर रहे हैं या केपी वाले जो तंग कर रहे हैं उनको एक धमकी है कि अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। फीलर छोड़ा गया है नब्ज डिटेक्ट करने के लिए और कुछ समझा। अब अगला सवाल है सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब का।
सेठ साहब ये जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है और इंडिया ने एकदम पानी छोड़ दिया है, तो इंडिया को पता नहीं था कि पीछे बारिशें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, तो जब पानी इकट्ठा होगा तो ये तो आगे जब डैम टूट सकता है या एकदम पानी छोड़ेगा तो आगे तबाही होगी। ये उसने जानबूझ के किया है। तो सर अगर पाकिस्तान ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है या अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जो इंडिया ने हमारे साथ आबी जारियत की है। तो दूसरा सर मेरा ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टोले बने हुए हैं। एक टोला कहता है जी डैम बनने चाहिए, दूसरा टोला कहता है जी नहीं बनने चाहिए, तीसरा टोला कहता है ये डैम बनाएंगे टूट जाएगा तो हम पानी में बह जाएंगे, चौथा टोला बोलता है नहरें बननी चाहिए, पांचवा टोला बोलता है जी हमारा पानी चला जाएगा। ये सर इन सब को कौन इकट्ठा एक जगह पे बिठा के कोई एक अमली जामा पहनाए जिसमें अवाम पिस रही है। कभी हमारे पास पानी होता नहीं है, अगर होता है तो हमारा पानी समुद्र में चला जाता है। तो सर ये कोई बाहर से एक्सपर्ट क्यों नहीं बुलाते, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाएं जो इनको मशवरा दें कि यार इस तरह कर लो इस तरह कर लो। अपनी तो उन्होंने बात एक दूसरे की माननी नहीं है। सर ये कौन करेगा पाकिस्तान में? आपके दो सवाल हैं, पहला इंडिया वाला और दूसरा पाकिस्तान वाला। इंडिया, देखिए ये इंडिया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है इसको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि पानी आ रहा है पीछे से, बारिशें भी हो रही हैं और पीछे से पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। अब उनके डैम्स जो हैं जब वो भर जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है और ये 3 दरिया उनके हैं और ये इंडस वाटर ट्रीटीज में लिखा है, उनका हक है, जब वो छोड़ देंगे। अब इसलिए हमारे लिए जो इश्यू बनता है वो ये बनता है कि यार हमें पहले बता तो दो, टाइम पे बता दो ताकि हम कोई अपना तैयारी कर लें। इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया आपको, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटीज है उसके जरिए नहीं बताया कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट रूट लिया है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए, जिसके साथ डिले भी हो गई और पूरा डेटा भी नहीं मिला। तो आई थिंक इस हद तक तो है, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा तंग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये एक पूरी साजिश थी? अभी वो सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। वो इस दफा उनको पता चल गया है कि कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो धमकी भी दे सकते हैं। उनका एक जर्नल है जो कि ऐसी बातें भी कर रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से कि इस टाइम पे छोड़ दें और इस टाइम पे ना छोड़े वगैरह वगैरह। मगर मेरा नहीं ख्याल इस दफा उन्होंने वो किया है। और इस दफा तो यही हुआ है कि हमें देर से पता चला, और उसके बाद हमारा तो वही प्रॉब्लम है कि हर साल हमें पता ये होता है, कोई नई बात नहीं। और हमने किसी हुकूमत ने आज तक कोई इक़दाम नहीं किए कि फ्लडिंग को रोका जाए या कोई इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। अच्छा, उसका भी एक ही सिर्फ रीज़न है, मैं आपको बता दूं, कोई गवर्नमेंट नहीं ये चाहती कि वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद जो हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारे। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वायर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, फिर उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता हूँ और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन बिठाएगा? अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं, कौन बिठाएगा? कौन बिठाएगा? अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है, एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब और डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। या अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए
और ये बेहतर टाइम है कि टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर मगर इसमें मौजूद है, लेकिन वही सेठी साहब वाली बात, अगर अभी वक्त आपके पास मौजूद है तो माजी में जो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका मुद्दत का या मोहलत का, वो फ़ायदा अब उठाया जाना चाहिए। और